स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5वीं क्लास करने जा रहे हैं। हिंदी भाषा का विकास हमारा टॉपिक चल रहा है। इसकी 5वीं क्लास आज हम करने जा रहे हैं। पिछली 4 क्लासों में हमने हिंदी भाषा विकास का क्रम पढ़ा, वर्गीकरण पढ़ा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, हिंदी का विकास क्रम, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, अपभ्रंश, अपहट, ये सारी चीज़ें हमने अध्ययन की। और हमने प्राचीन या पुरानी हिंदी, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, मध्यकालीन हिंदी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने मध्यकालीन हिंदी के बारे में बात की थी। इसका रूप कैसा था, इसके प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, ये सब हो चुका था। मध्यकालीन हिंदी में हम लोगों ने कल ब्रजभाषा पढ़ लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं अवधी। क्या? अवधी। अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी प्रेम मार्गी कवियों को है। किसको है? सूफी प्रेम मार्गी कवियों को। सूफी प्रेम मार्गी कवियों को। प्रेम मार्गी कवियों को है। अवधी को राम भक्त कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। विशेषकर तुलसी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना बैसबाड़ी अवधी में कर अवधी भाषा को जिस साहित्यिक ऊंचाई पर पहुंचाया, अतुलनीय है। क्या है? अतुलनीय है। मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष 2 कवियों में मिलता है, जायसी और तुलसीदास में। जायसी के यहाँ जहाँ अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप मिलता है, वहाँ तुलसी के यहाँ अवधि का तत्समुखी, कौन सा? तत्समुखी रूप, गोहारी या गोयारी, गोयारी बंगाल में सूफी कवियों द्वारा प्रचारित अवधी भाषा का नाम है। क्या है? बंगाल में सूफी कवियों द्वारा प्रचारित अवधी भाषा का नाम। एक चीज और हमने इसमें देखी कि तुलसीदास जी ने किसकी रचना की अवधी भाषा में? श्री रामचरितमानस। किसकी? श्री रामचरितमानस की रचना की। कौन सी अवधी भाषा की? कौन सी? उसमें बैसबाड़ी अवधि में। किसमें? बैसबाड़ी अवधि में। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित अवधी भाषा के ग्रंथ का नाम क्या है, और उसमें श्री रामचरितमानस अगर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है तो आपको श्री रामचरितमानस ही लगा के आना है। और 2 कवियों में मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष 2 कवियों में मिलता है। कौन कौन से 2 कवि थे? ये 2 कवि हैं तुलसीदास जी और जायसी जी। कौन है? जायसी जी और तुलसीदास जी। जायसी के अवधी भाषा में ठेठ ग्रामीण रूप मिलता है। क्या मिलता है? ठेठ ग्रामीण रूप। और तुलसीदास जी के यहाँ अवधी भाषा का तत्समुखी रूप हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं अवधी भाषा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की। किनकी? उन कवि और रचनाएं। सबसे पहले हैं तुलसीदास जी, उनकी रचनाएं श्री रामचरितमानस, जायसी की पद्मावत, कुतवन की मृगावती, मंजन की मधुमालती, आलम की माधवानल कामकंदकला। कौन सी रचना है? माधवानल कामकंदकला। यह किसकी रचना है? आलम की। उस्मान की है चित्रावली, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, कासिम शाह की हंस जवाहिर, शेख निसार की यूसुफ जुलेखा। क्या?
यूसुफ जुलेखा। अवधी भाषा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तुलसीदास जी की रचना है श्री रामचरितमानस। जायसी जी की रचना है पद्मावत। कुतवन जी की रचना है मृगावती। मंजन जी की मधुमालती। आलम जी की है माधवानल कामकंद कला। उस्मान जी की चित्रावली। नूर मोहम्मद की इंद्रावती। कासिम शाह की हंस जवाहिर। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा। और अली शाह की प्रेम चिंगारी। क्या है? प्रेम चिंगारी। जायसी जी की प्रमुख रचना है पद्मावत। कौन सी? पद्मावत जायसी जी की। और मंजन की मधुमालती। उस्मान की चित्रावली। नूर मोहम्मद की इंद्रावती। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा। अब हम बात करते हैं कि मध्यकालीन हिंदी में खड़ी बोली की। किसमें? मध्यकालीन हिंदी में खड़ी बोली की। मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर से बदलकर दक्कन में हो गया था। कहाँ हो गया था? उत्तर। उत्तर भारत से कहाँ पहुंच गया? सीधा दक्कन में। इस प्रकार मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप हो गए। कौन कौन से दो रूप हो गए? उत्तरी हिंदी व दक्कनी हिंदी। कौन कौन से? उत्तरी हिंदी व दक्कनी हिंदी, क्योंकि इसका मुख्य केंद्र उत्तर में था पहले, फिर बदल के क्या हो गया? दक्कन में। अब दक्कन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसके दो भाग भी हो जाएंगे, दो रूप भी हो जाएंगे। कौन कौन से हो गए? उत्तर में जो था उसका हो गया उत्तरी हिंदी, और बदल के जब ये दक्कन में आया तो क्या हो गया? दक्कनी हिंदी। खड़ी बोली का मध्यकालीन रूप कबीर, नानक, दादू, मलूकदास, रज्जव आदि संतों, ये जो दिख रहे हैं आपको नाम, कौन कौन से, मैं लिखते जा रहा हूँ और आप देख लेना। कबीर, कबीर हो गया। नानक, नानक, दादू, दादू, मलूकदास, मलूकदास, मलूकदास। आप ये लोग नाम लिख लो, फिर मैं इनको मिटाता हूँ। क्या है? पीडीएफ में आज सही से दिखाई नहीं दे रहा है। पीडीएफ को ज़्यादा जूम कर रहे हैं तो वो ऐसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। कल से स्लाइड पे ही हम करेंगे। ये क्या है, आज मैंने पीडीएफ पे किया है ना, तो इसलिए ऐसे आ रहा है। और सभी लोग जो जो क्लास को देख रहे हैं वो स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके सभी मित्रों के पास हमारी क्लास पहुंचे और वो लोग पढ़ सकें। इतना तो हो ही गया होगा सबका, मलूकदास तक। अब हम इसको मिटा के क्या करते हैं, आगे के लिखते हैं। मलूकदास के बाद थे अपने रज्जब। कौन? रज्जब आदि संतों। गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा। किसकी महिमा थी? गंग की। कौन सी महिमा थी? गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा। रहीम के मदनाष्टक। क्या? रहीम के क्या? मदनाष्टक। रहीम के मदनाष्टक। रहीम के मदनाष्टक। आलम के सुदामा चरित। सुदामा चरित। सुदामा चरित। चरित। सुदामा चरित किसके? आलम के सुदामा चरित। उसके बाद आते हैं जटमल की गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा, गोरा बादल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गोरा बादल, गोरा
बादल। गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? जटमल जी की। और बलि की कथा, गोरा बादल की कथा बलि सौदा, इंसा नज़ीर आदि दक्कनी कवियों, ये कौन थे? दक्कनी कवि। कौन कौन से दक्कनी कवि कौन कौन से थे? दक्कनी कवि थे बलि, सौदा, इंसा नज़ीर। और उर्दू के कवि कुतुब सतम। कौन कौन से? कुतुब सतम। ये कहाँ भाग गया? कुतुब सतम। कुतुब सतम किसवीं कौन कब हुए? 17वीं सदी। 17वीं सदी में कुतुब सतम 17वीं सदी में। पुराण भोगलू पुराण 18वीं सदी में। ये रचना है कौन सी? भोगलू पुराण 18वीं सदी में। संत प्राणनाथ के कुलज कुलजम स्वरूप। किसके? संत प्राणनाथ के कुलजम स्वरूप। कौन सा स्वरूप? क्या रचना है उनकी? संत प्राणनाथ की। संत प्राणनाथ की रचना है कुलजम। ये क्या है? कुलजम स्वरूप। कौन सी रचना? कुलजम स्वरूप। कुलजम स्वरूप आदि में मिलता है। अब हम बात करते हैं किसकी? आधुनिक कालीन हिंदी। किसकी बात कर रहे हैं अब हम? आधुनिक कालीन हिंदी की बात करेंगे। किसकी? आधुनिक कालीन हिंदी की। ये रही हमारी आधुनिक कालीन हिंदी। इसकी चर्चा हम अब करने वाले हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? मध्यकालीन हिंदी, उनके प्रमुख रचनाकार कौन कौन सी भाषा में हुए? ब्रज भाषा में हुए, अवधी में हुए और खड़ी बोली में हुए। आधुनिक कालीन हिंदी, हिंदी के आधुनिक काल तक आते आते ब्रज भाषा जनभाषा से काफ़ी दूर हट चुकी थी और अवधी ने तो बहुत पहले ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया था। क्या कर लिया था? साहित्य से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक, कौन सी सदी? 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार भारत में हो चुका था। कहाँ पे हो चुका था? भारत में हो चुका था। कब हो चुका था? 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार भारत में हो चुका था। ये इंपोर्टेंट लाइन है। कौन सी? 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार भारत में हो चुका था। इस राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव देश की भाषा हिंदी पर भी पड़ा। कहाँ पर पड़ा? देश की भाषा हिंदी पर भी पड़ा। जब भारत में अंग्रेजी शासन हो गया ना, तो इसका असर किस पे पड़ा? हिंदी पर पड़ा। हिंदी क्या थी? हमारे देश की भाषा थी। नवीन राजनीतिक परिस्थितियों ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान किया। क्या किया? प्रोत्साहन प्रदान किया। जब ब्रज भाषा और अवधी का साहित्यिक रूप जनभाषा से दूर हो गया, तब उनका स्थान खड़ी बोली धीरे धीरे लेने लगी। क्या हो गया? जब ब्रज भाषा थी, इसका और अवधी का साहित्यिक रूप जनभाषा से दूर हो गया। क्या हो गया? ब्रज भाषा और अवधी भाषा का साहित्यिक जो रूप था वो जनभाषा, जन मतलब भारत की जनता से क्या हो गया? दूर हो गया। तो क्या किया कि उसका स्थान किसने ले लिया? खड़ी बोली ने ले लिया। धीरे धीरे किसने ले लिया? खड़ी बोली ने। अब जैसे बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे बनेगा, ब्रज भाषा और अवधी का साहित्यिक रूप किससे दूर हो गया था? जनभाषा से, है ना, राजकीय भाषा से, कागजी भाषा से। मतलब जैसे राजकीय भाषा मतलब राजकीय भाषा जो ऑफिसों में वर्क चलता है, उसके लिए जो भाषा यूज होती है
उससे दूर हो गया, या जन भाषा से दूर हो गया, मतलब जो बोलचाल की भाषा, जन भाषा जो थी, जनता जो यूज करती थी, उससे दूर हो गया। तो क्या हो गया, जन भाषा से दूर हो गया। और जन भाषा से दूर हो गया तब उनका स्थान किनका, अब ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ब्रज भाषा और अवधी भाषा का स्थान किसने ले लिया था, तो किसने ले लिया था, खड़ी बोली ने। किसने, खड़ी बोली। खड़ी बोली किसने ले लिया, खड़ी बोली ने, खड़ी बोली ने ले लिया। और हिंदी के आधुनिक काल आते आते ब्रजभाषा जनभाषा से दूर हट चुकी थी। क्या हो गया था, जनभाषा से दूर हट गई थी, कौन सी, ब्रजभाषा। और अवधि ने तो पहले ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार भारत में हो चुका था। क्वेश्चन आएगा भारत में, जैसे इतिहास का भी क्वेश्चन बन जाएगा ये, कि अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार भारत में कब हुआ, 19वीं सदी में हुआ। अब हम बात करते हैं, जब भाषा और अवधि का साहित्यिक रूप जनभाषा से दूर हो गया तब उनका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। यहाँ तक अपन कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आगे, अंग्रेजी सरकार ने भी इसका प्रयोग आरंभ कर दिया। क्या कर दिया, इसका प्रयोग आरंभ कर दिया, किसका, खड़ी बोली का। खड़ी बोली का प्रयोग किसने आरंभ कर दिया, अंग्रेजी सरकार ने। अंग्रेजी सरकार ने इसका प्रयोग, इसका से मतलब है खड़ी बोली से, किससे, खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली से है। हिंदी के आधुनिक काल में प्रारंभ में एक और उर्दू का प्रचार होने और दूसरी ओर काव्य की भाषा ब्रज भाषा होने के कारण खड़ी बोली को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि आधुनिक काल में प्रारंभ में एक और क्या था, उर्दू का प्रचार, और दूसरी ओर था काव्य की भाषा ब्रज भाषा। क्या थी, काव्य की भाषा कौन सी भाषा थी उस समय, ब्रज भाषा थी। और उर्दू पहले से ही चल रही थी, इसका प्रचार प्रसार चल रहा था। और दूसरी ओर काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी, इसलिए क्या हुआ, खड़ी बोली को अस्तित्व में आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन ने बड़ी सहायता की। क्या की, खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्या हुए, आंदोलन हुए। और इन्होंने क्या की, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपनी, या इसके लिए सहायता की। फलतः खड़ी बोली साहित्य की सर्वप्रमुख भाषा बन गई। और उसका क्या परिणाम मिला, जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन है उसका ये परिणाम देखने को मिला कि खड़ी बोली साहित्य की सर्वप्रमुख भाषा बन गई। क्या बन गई, सर्वप्रमुख भाषा बन गई। 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रज भाषा और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। कब तक रही, 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रजभाषा और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। 20वीं सदी के आते आते खड़ी बोली गद्य और दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि खड़ी बोली कब गद्य और पद्य दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई। किसकी, गद्य की और पद्य की, किसकी, गद्य की और पद्य की साहित्यिक भाषा। गद्य और पद्य की साहित्यिक भाषा कब बनी, 20वीं सदी, 20वीं सदी के आते आते।
इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने के लिए क्या क्या करना पड़ा? हमने अभी अभी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है 1 मिनट पहले, कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आंदोलनों की सहायता लेनी पड़ी। क्या लेनी पड़ी? सहायता लेनी पड़ी, जिसके फलतः खड़ी बोली साहित्य की सर्व प्रमुख भाषा क्या बन गई? सर्व प्रमुख भाषा बन गई। अब हम बात करते हैं आधुनिक कालीन हिंदी में खड़ी बोली की। किसकी? आधुनिक कालीन हिंदी में खड़ी बोली की। खड़ी बोली, ये जो है ना खड़ी बोली, भारतेंदु पूर्व युग। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के दो रचनाकार। कहाँ के? फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के दो रचनाकार सदा सुखलाल नियम और इंसा अल्लाह खान। कौन? इंसा अल्लाह खान। सदा सुखलाल नियम नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है, नियाज है। क्या है? नियाज। सदा सुखलाल ये शब्द है नियाज। क्या है? नियाज। मियाज नहीं भाई, नियाज। नियाज। सदा सुखलाल नियाज, इनकी रचना थी सुख सागर। कौन सी थी? सुख सागर। अगर पूछा जाएगा कि सुख सागर किसकी रचना है, तो सुख सागर रचना है सदा सुखलाल नियाज की। और इंसा अल्लाह खान की रचना का क्या नाम है? तो रानी कैतकी की कहानी। किसकी कहानी? रानी कैतकी की कहानी का नाम के रचनाकार कौन है? रानी कैतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खान है। कौन है? इंसा अल्लाह खान। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों लेखक कहाँ के थे। ये दोनों लेखक कहाँ के थे? ये दोनों थे फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के। कहाँ के? फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के। ये विलियम विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज, ये क्या है? कॉलेज का नाम है। क्या नाम है? फोर्ट विलियम कॉलेज। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो खड़ी बोली भारतेंदु पूर्व युग, मतलब भारतेंदु युग जो था ना, उसके पहले, उसके थोड़े से पहले ही क्या था? खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के दो रचनाकार कौन कौन से? सदा सुखलाल नियाज, सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खान। कौन कौन? सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खान। तथा फोर्ट विलियम कॉलेज के कोलकाता के दो भाषा मुंशी। कौन? दो भाषा मुंशी। भाषा मुंशी, भाषा मुंशी, दो भाषा मुंशी कौन कौन? लल्लू लालजी और सदल मिश्रा। सदल मिश्र और लल्लू लालजी। लल्लू लाल, लल्लू लाल, लल्लू लाल जी और सदल मिश्र के नाम उल्लेखनीय है। क्या है? इन दोनों के नाम उल्लेखनीय है। और प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है और सदल मिश्र की रचना है अपने की नचिकेतोपाख्यान। नचिकेतोपाख्यान ये किसकी रचना है? नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र जी की। भारतेंदु पूर्व युग में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर रहा। क्या रहा? भारतेंदु पूर्व युग में हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर रहा।
इस युग के दो प्रसिद्ध लेखक, कौन कौन से दो प्रसिद्ध लेखक थे? राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद ने हिंदी के रूप निर्धारण प्रश्न पर दो सीमांतों का अनुगमन किया। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गंवारूपन, क्या, कौन सा? गंवारूपन, गंवारूपन, गंवारूपन अपन बोलते हैं ना गंवार। इन्होंने क्या किया, जैसे गंवार शब्द है ना, उसी 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 का ये रूपांतरण रूप है। गंवारूपन दूर कर कर उसे उर्दू ए मुअल्ला बना दिया। क्या बना दिया? मुअल्ला, उर्दू ए मुअल्ला बना दिया। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया। क्या किया? विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया। विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किसने किया? अगर ये लाइन आएगी, एक क्वेश्चन आएगा कि विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन करने वाले रचनाकार कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह। और गंवारूपन दूर किसने किया? राजा शिव प्रसाद ने। किसने? राजा शिव प्रसाद ने क्या दूर किया था? गंवारूपन। क्या? गंवारूपन। और गंवारूपन को दूर कर कर उन्होंने क्या कर दिया? उर्दू ए मुअल्ला बना दिया। क्या बना दिया? उर्दू ए मुअल्ला, उर्दू ए मुअल्ला, मु बड़ा आ ला, आधा ला और बड़ा ला, क्या हो गया? उर्दू ए मुअल्ला। ये किसने बना दिया था? ये बना दिया था राजा शिव प्रसाद ने। किसने? राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गंवारूपन दूर करके उसे उर्दू ए मुअल्ला बना दिया। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या कर दिया था? विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया। क्या किया? विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया। किसने किया विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग की। किसकी? भारतेंदु युग। ये क्या 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 पढ़ रहे हैं हम लोग? हिंदी का विकास पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक काल के बाद ऐसे चलता गया उनका विकास के। आधुनिक काल के बाद क्या? आधुनिक काल ही चल रहा है ना ये। तो भारतेंदु युग चला, फिर द्विवेदी युग आएगा, फिर छायावाद आएगा, प्रगतिवाद आएगा। ऐसे क्रम हिंदी का विकास होता गया और ऐसे ही क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं। और जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम सभी के पास क्लासें पहुंचती रहें। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी का काल किसका काल है? भारतेंदु युग का। इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा कर गद्य साहित्य की विविध विधाओं का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ। क्या हुआ? इन दोनों क्या? आधुनिक कालीन हिंदी का क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? आधुनिक कालीन हिंदी का क्रम चल रहा है। अभी किसकी बात कर रहे थे हम? भारतेंदु पूर्व युग की। अब क्या आ गया? भारतेंदु युग। तो इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा कर गद्य साहित्य की विविध विधाओं का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ। किस में हुआ? भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु युग में हुआ। अब हम बात करते हैं हिंदी सही मायने में भारतेंदु के काल में नई चाल में ढली और उनके समय में ही हिंदी के गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। क्या हुआ? बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ और नई चाल में ढली। क्या ढली? भारतेंदु जी के काल में ही हिंदी नई चाल में ढली, मतलब इसने जोर पकड़ा।
भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम रूप में अपनाकर युगान रूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया। क्या किया? खड़ी बोली को माध्यम रूप में अपनाकर युगान रूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया। स्वस्थ दृष्टिकोण और माध्यम रूप में अपनाकर। लेकिन पद्य रचना के सामने में ब्रज भाषा या खड़ी बोली को अपनाने के प्रश्न पर विवाद बना रहा। क्या बना रहा? कि पद्य रचना में ब्रज भाषा या खड़ी बोली को अपनाने के प्रश्न पर हमेशा क्या बना रहा? विवाद बना रहा। लेकिन इसका अंत द्विवेदी युग में जाकर हुआ। कहाँ हुआ? द्विवेदी युग में क्या हो गया था कि पद्य में भी खड़ी बोली में रचनाएं होने लगी थी। तो इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा कर गद्य साहित्य की विविध विधाओं का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु के काल में नई चाल में ढली और हिंदी के गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। उन्होंने न केवल स्वयं रचना की, किसने? भारतेंदु जी ने ही स्वयं रचना नहीं की, उन्होंने क्या किया? बल्कि अपना एक लेखक मंडल भी तैयार किया। क्या? लेखक मंडल तैयार किया और उसका नाम रखा भारतेंदु मंडल। क्या नाम रखा था उन्होंने अपने मंडल का? भारतेंदु मंडल। उन्होंने एक ग्रुप बनाया पूरा। वो तो रचनाएं करते ही करते थे, साथ में उन्होंने अपने और रचनाकारों को उस एक ग्रुप बना के शामिल किया और उन्होंने रचनाएं की। अब हम बात करते हैं आगे द्विवेदी युग की। हम थोड़ा थोड़ा इसमें देख ले रहे हैं। भारतेंदु युग में हिंदी का विकास, द्विवेदी युग में हिंदी का विकास, ऐसे हम थोड़ा थोड़ा देखते देखते आगे बढ़ते चलते हैं, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी हिंदी भाषा का विकास खत्म करना है। क्योंकि 4-5 क्लासेस की 5वीं क्लास ऑलरेडी है, आज 5वीं क्लास है और अभी 1-2 क्लासें और होंगी, तभी हिंदी भाषा का हम विकास कंप्लीट कर पाएंगे। अभी इसमें द्विवेदी युग में क्या हुआ, उसके बाद हम पढ़ेंगे छायावाद युग में क्या हुआ, हिंदी का विकास किस रूप में आगे बढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद युग में कैसे आगे बढ़ा। उसके बाद फिर हम हिंदी के विभिन्न नाम और रूप का महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। क्या देखेंगे? हिंदी के विभिन्न नाम और रूप का महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। मतलब इसी क्रम में उसका विकास होता गया, वो सारी चीजें हम करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाना है। क्या करते जाना है? कंप्लीट करते जाना है। अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का काल माना गया है 1920 ईस्वी से, इसमें मिसप्रिंट हो गया, 1900 ईस्वी है। ये क्या है? 1900 ईस्वी। 1900 क्या है? 1900 ईस्वी। नोट कर लो सभी लोग, 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी नोट कर लो। 1920 नहीं है, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी है। वो दोनों जगह 1900 1920 लिख गया, 1920 1920। अब हम बात करते हैं खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के सौभाग्य से 1903 ईस्वी में, कब? 1930 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादकत्व का भार संभाला। क्या संभाला? संपादकत्व का भार संभाल लिया। किसने संभाल लिया था? 1930 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? सरस्वती पत्रिका के संपादकत्व का भार संभाला। वे सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग के हिमायती थे। किसके? सरल और शुद्ध भाषा के हिमायती थे। में लेखन की वर्तनी अथवा व्याकरण संबंधी, क्या? में नहीं है, ये बे लिखा है। क्या है? बे। बे से मतलब क्या है? बे से मतलब है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वे सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग के हिमायती थे। वे लेखकों की वर्तनी अथवा व्याकरण संबंधी त्रुटियों का संशोधन स्वयं करते चलते थे। क्या करते थे? वो जो भी त्रुटियां होती थी वे खुद उनका निराकरण करते जाते थे, मतलब उनको शुद्ध करते जाते थे, संशोधन करते जाते थे। जैसे हमने कोई रचना की या आपने कोई रचना की और मैं उसको देख रहा हूँ, मैं अब मेरे अंडर में कोई काम कर रहे हैं, तो जो आप जैसे गलती करते हैं
तो मैं उसको तुरंत संशोधित करता चलूँ। क्या करता चलूँ? संशोधित करता चलूँ। तो इसका काम कौन कर रहे थे? स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका काम संभाला। त्रुटियों का संशोधन स्वयं करते चलते थे। उन्होंने हिंदी के परिष्कार का बीड़ा उठाया। क्या उठाया? हिंदी के परिष्कार का बीड़ा उठाया, उसे बखूबी अंजाम भी दिया। गद्य को भारतेंदु युग से ही सफलतापूर्वक बड़ी बोली में लिखा जा रहा था। क्या हुआ रहा था इनका? गद्य को किसमें? भारतेंदु युग में ही गद्य को भारतेंदु युग में ही सफलतापूर्वक खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। अब पद्य की व्यवहारिक भाषा भी एकमात्र खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लगी थी। किसके सहयोग से? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सहयोग से। अभी हमने पढ़ा कि भारतेंदु युग में किसको? गद्य को। अब उसमें पद्य का नहीं हो पाया था कि ब्रज भाषा या खड़ी बोली ऐसे डाउट चल रहा था। लेकिन क्या हुआ? द्विवेदी युग जब आया, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व का भार संभाला और जो भी गलतियां होती थी उनका स्वयं उसी टाइम पे संशोधन करते हुए उन्होंने क्या किया? पद्य की व्यवहारिक भाषा भी कौन सी बना दी? खड़ी बोली बना दी। इस प्रकार ब्रज भाषा, जिसके साथ भाषा शब्द जुड़ा है, अपने क्षेत्र में सीमित हो गई, अर्थात बोली बन गई थी। क्या हो गया था? ब्रज भाषा क्या बन गई? बोली बन गई। इसके मुकाबले में खड़ी बोली, जिसके साथ बोली शब्द लगा है, भाषा बन गई थी। क्या हो गई थी? भाषा बन गई थी। ब्रज भाषा क्या बन गई थी? बोली बन गई थी। अब क्या हो गया था? खड़ी बोली में रचनाएं होने लगी थी। भारतेंदु जी युग के समय में, उनके पूर्वोत्तर युग में भी क्या हो गया था? खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। फिर क्या हुआ? द्विवेदी जी जब आए तो उन्होंने पद्य में भी इसकी रचनाएं करने लगे, इसी बोली में। किस बोली में? खड़ी बोली में। तो क्या हुआ? ये क्या बन गई? भाषा बन गई। क्या बन गई? भाषा बन गई। और इसका सही नाम हिंदी हो गया। क्या हो गया? और इसका सही नाम क्या हो गया? हिंदी हो गया। अब खड़ी बोली दिल्ली के आसपास की मेरठ, किसमें? दिल्ली के आसपास की मेरठ जनपदीय बोली नहीं रह गई थी। क्या नहीं रह गई थी? पहले क्या था? मेरठ जनपद का जो क्षेत्र था वहीं बोली जाती थी। तो अब एक बोली नहीं रह गई थी। बस समस्त उत्तरी भारत के साहित्य का माध्यम बन गई थी। क्या बन गई थी? उत्तरी भारत के साहित्य का माध्यम, मतलब साहित्य में जो रचनाएं होती थी वो किस में होने लगी थी? खड़ी बोली में। और खड़ी बोली क्या बन गई थी द्विवेदी युग के समय में? भाषा। क्यों बन गई थी? क्योंकि गद्य में तो रचनाएं भारतेंदु युग से ही संभव हो गई थी, लेकिन वहाँ डाउट था कि गद्य में ब्रज भाषा या खड़ी बोली को अपनाने का ऐसे हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहा। तो क्या किया उन लोगों ने कि जब छायावाद आया तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहयोग से पद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा और ये धीरे धीरे भाषा का रूप ले लिया। और जबकि ब्रज भाषा क्या बन गई उनके समय में? वो एक सीमित क्षेत्र में रह गई और क्या हो गया? बोली बन के रह गई। द्विवेदी युग में साहित्य रचना की विविध विधाएं विकसित हुई। कौन कौन सी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि के अवदान विशेषता उल्लेखनीय है। क्या है? इनके जो अवदान है विशेषता उल्लेखनीय रहेंगे क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली में, पद्य में, हिंदी साहित्य के पद्य में रचनाएं की। अब हम बात करते हैं छायावादी युगीन। छायावादी युग की 1918 से 1936। कब? 1918 से 1936। अब 1918 इसलिए लिखा है क्योंकि जब अपना ये समय चल रहा था, कौन सा वाला? अपना ये समय चल रहा था द्विवेदी युग, तो उसी के अंत से छायावाद कवि लेखक होने लगे और छायावाद हिंदी के विकास में इनका क्या हुआ? योगदान बढ़ने लगा था। कब से? 1918 से।
तो हिंदी के विकास में छायावादी युग का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा और राजकुमार वर्मा आदि ने इसमें महती योगदान दिया। क्या दिया? महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या दिया? महत्वपूर्ण योगदान। किस किस ने दिया? प्रसाद, कहाँ जा रहा है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा आदि ने इसमें महती योगदान दिया। इनकी रचनाओं को देखते हुए यह कोई नहीं कह सकता था कि खड़ी बोली सूक्ष्म भावों का अभिव्यक्त करने में ब्रजभाषा से कम समर्थ है। क्या था? सूक्ष्म भावों मतलब छोटे छोटे भावों को अभिव्यक्त करने में ब्रजभाषा से कम समर्थ है। उसके कम नहीं थी, उसके बराबर ही हो गई थी। क्या थी? ब्रजभाषा से कम नहीं थी, उससे बढ़ के ही आगे आई थी उभर के, क्योंकि इसने उसको कहाँ एक बोली तक सीमित रख दिया था इसने, और खड़ी बोली क्या हो गई थी? पूरी भाषा बन गई थी। हिंदी में अनेक भाषाई गुण का समावेश है। क्या है? अनेक भाषाई गुण का समावेश है। अभिव्यंजना की विविध बिंदुओं की लाक्षणिकता, रसात्मक लालित्य छायावाद युग की भाषा की अन्यतम विशेषता है। क्या है? अन्यतम विशेषता है। कौन सी? लाक्षणिकता, रसात्मक लालित्य छायावाद युग की भाषा की अन्यतम विशेषता है। हम बात करते हैं प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग कब से रहा? 1936 से 1946 तक, तुरंत इसके बाद छायावादी युग के तुरंत बाद का युग। इस दौर में खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में उत्तरोत्तर विकास होता गया। क्या होता गया? उत्तरोत्तर विकास होता गया। किसका? खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में। पद्य के ही नहीं गद्य के संदर्भ में, पद्य के ही नहीं गद्य के संदर्भ में छायावाद युग साहित्य खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। किसका स्वर्ण युग था? ये था साहित्य खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। छायावाद युग साहित्य खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। कथा साहित्य, उपन्यास व कहानी में प्रेमचंद्र, नाटक जयशंकर प्रसाद। उपन्यास और कहानी में कौन? प्रेमचंद जी। नाटक में कौन? जयशंकर प्रसाद। और आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भाषा शैलियां और मर्यादाएं स्थापित की, उनका अनुसरण आज भी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जो उन्होंने शैलियां और मर्यादाएं स्थापित की हैं, उनका अनुसरण आज भी किया जा रहा है। जो आज के लेखक हैं वो क्या करते हैं? इन्हीं मर्यादाओं में रह के रचनाएं करते हैं। गद्य साहित्य के क्षेत्र में इनके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गद्य साहित्य के विभिन्न विधाओं के इतिहास में कालों का नामकरण उनके नाम को केंद्र मानकर किया जाता रहा। क्या हुआ? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, प्रेमचंद जी हुए, इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान था, इतना महत्वपूर्ण योगदान था कि हम अंदाजा किस बात से लगा सकते हैं? हम और आप इस बात से लगा जा सकते हैं कि इनके नाम का क्या चलता था? सिक्का चलता था। क्या चलता था? सिक्का चलता था। जैसे कि गद्य साहित्य के विभिन्न विधाओं में इतिहास के कालों का नामकरण इनके नाम को केंद्र में रखकर किया गया। जैसे उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद्र पूर्व योग, प्रेमचंद्र योग, प्रेमचंदोत्तर योग, ये है प्रेमचंद युग। इन किसके नाम का है? इनका केंद्र मान के किया गया। प्रेमचंद जी के नाम का केंद्र मानकर युग बन गया सीधा सीधा। प्रेमचंद्र पूर्व योग मतलब इनसे पहले का। फिर प्रेमचंद्र योग, फिर प्रेमचंद्रोत्तर योग मतलब जो जैसे जिस काल में रचनाएं होती थी, जब प्रेमचंद जी थे तो उनकी क्या मर्यादा थी, भाषा शैली क्या थी, उनका रखा। फिर उनके बाद जो का समय था उसमें कैसे रचनाएं हुई, कैसी भाषा शैली थी, तो उनके प्रेमचंद्रोत्तर योग नाम दिया। और उनके पहले अगर जैसे रचनाएं होती थी तो उनको प्रेमचंद्र पूर्व योग नाम दिया। अब हम बात करते हैं नाटक के इतिहास में। नाटक के इतिहास में कौन? प्रसाद जी। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। तो उनके नाम से चला प्रसाद पूर्व योग, प्रसाद योग, प्रसादोत्तर योग, ऐसे ही पहले का, बाद का और उनके समय का।
और आलोचना के इतिहास में शुक्ल पूर्व योग, शुक्ल पूर्व योग, शुक्ल योग, शुक्लोत्तर योग, ऐसे ही क्रम इनके समय में भी रहा। इनके पहले कैसी भाषा शैली थी, कितनी क्या मर्यादा थी रचना करने की, किस भाषा में रचना, खड़ी बोली में रचना करना है तो कैसे करना है, क्या चीज़ किस हिसाब से करनी है, किसी चीज़ को मतलब ओवर मेकिंग नहीं करना है। आज के समय में जैसे होता है ना, तो ओवर मेकिंग हो रही है किसी भी चीज़ की, तो वो नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं। और आज हमने आधुनिक काल के बाद कैसे कैसे किस युग में हिंदी का विकास हुआ ये पढ़ा। अब हम बात करेंगे कल की क्लास में हिंदी के विभिन्न नाम या रूप, क्या क्या नाम थे, क्या क्या रूप थे। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो कोई क्लास मिस नहीं करेगा। और यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। स्पेशल एजुकेशन हब, क्या स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग वीडियो को क्या करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। और अगर आपके दोस्तों को नहीं पता है तो क्या करना है, आपको उनको शेयर कर देना है, क्लास लिंक शेयर कर दीजिए, उनके पास भी पहुंच जाएगी। आज हम स्लाइड में नोट्स नहीं तैयार कर पाए। आज हम क्या बोलते हैं, पीडीएफ में नोट्स तैयार किए, तो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग क्या करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। और क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसके माध्यम से आप लोग पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं आज की क्लास के। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे की क्लास हम अब मंडे को करेंगे। संडे को क्लास नहीं होगी, कब होगी, मंडे को क्लास होगी। और हो सकता है मंडे को हम हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हिस्ट्री की क्लास भी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ नोट्स और या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं क्लास के।